आज हमारा विजन आईएएस अगस्त 2025 महीने का पहला टॉपिक है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन जो कि सिक्योरिटी सब्जेक्ट का टॉपिक है। अब ये न्यूज़ में क्यों था कि क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक लॉन्च किया है हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। ये मिशन बेसिकली एम ये कर रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेशन है, बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन है। आप समझते होंगे कि बहुत ज़्यादा जैसे बांग्लादेश से भी आजकल बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रहा है और साथ ही में नेपाल बॉर्डर से, भूटान बॉर्डर से, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी बहुत सारे मिलिटेंट्स को हमारे इंडिया में इल्लीगली माइग्रेट कराता है। ठीक है? तो इसके लिए देखो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने वाला है इल्लीगल इमिग्रेशंस को। ये इसलिए न्यूज़ में था। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये है क्या? देखो सबसे पहला वर्ड है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? कौन होते हैं भाई इल्लीगल इमिग्रेंट्स? तो अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात की जाए तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो किसी भी कंट्री में एंटर करें और उनके पास कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना हो इन अ क्लैंडस्टाइन एंड सररेप्टिशियस मैनर। अब देखो क्लैंडस्टाइन बेसिकली क्या है? क्लैंडस्टाइन का मतलब है सीक्रेट तरीके से आए हुए हैं। सीक्रेट तरीके से मतलब भाई गुप्त तरीके से आए हुए हैं और उनके पास कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन बस वो चले आए यहाँ पे। ठीक है? अगर उनसे आप वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स माँगोगे पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह तो उनके पास नहीं होगा। वहीं सररेप्टिशियस का मतलब क्या हुआ कि यार गलत मीन्स का यूज़ किया गया है, मतलब एक तरीके से छल किया गया है। छल से वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये होते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो सेकंड थिंग इसमें ऐसा बताया गया है कि ऐसा कोई ऑफिशियली वेरिफाइड एस्टीमेट अभी तक बताया नहीं गया है कि कितने नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं। लेकिन 2016 में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ऐसा इन्फॉर्म किया था कि कम से कम 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भारत में रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आज भी भारत में रह रहे हैं। समझो 2 करोड़ बहुत सारे देशों की टोटल पॉपुलेशन होती है और 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे इंडिया में हैं। ठीक है? अब देखो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इल्लीगल इमिग्रेशंस को। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहला तो यार ज्योग्राफिकल है। ज्योग्राफिकल कैसे? पोरस एंड रिवरिन बॉर्डर्स। अब मेरी बात को समझना। पोरस का बेसिकली मतलब ये है कि बहुत ही आसानी से इसको पास किया जा सकता है। ठीक है? जैसे पोरस बॉर्डर बेसिकली वो बॉर्डर होते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें पीपल हो गया, गुड्स हो गया, इवन इल्लीगल एक्टिविटीज़ जैसे स्मगलिंग वगैरह भी बहुत ही आसानी से एक्सेस की जा सकती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री होती है ना, बहुत ज़्यादा टाइटली गाइडेड नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता उनकी बाउंड्रीज़ में। जैसे एग्ज़ाम्पल आप इंडिया-नेपाल बॉर्डर को देख लीजिए। उसको हम बहुत ही ज़्यादा पोरस मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत आसानी से मूव किया जा सकता है। ठीक है? सेकंड है इसमें रिवरिन बॉर्डर। रिवरिन बॉर्डर का आप समझ ही रहे होगे रिवर बेसिकली रिवरिन बॉर्डर उसे हम कहते हैं जो 2 कंट्रीज़ के बीच में रिवर से बॉर्डर बने हुए होते हैं, जैसे इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर। तो ये ज्योग्राफिकल एक रीज़न है कहीं न कहीं, क्योंकि इनको क्रॉस करना आसान है, ठीक है? जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार डेंस फॉरेस्ट, ये हिल्स, ये सब क्या है? कहीं न कहीं ज्योग्राफी हमारे इल्लीगल इमिग्रेशन को फैसिलिटेट कर रही है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड रीज़न क्या है? सोशियो इकोनॉमिक। बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कैसे? देखो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आप देखोगे वहाँ पे पॉवर्टी का इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिलीजियस पर्सिक्यूशंस है। रिलीजियस पर्सिक्यूशन का मतलब है कि जो वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन्स हैं, जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी जो कंट्री है, वहाँ के जो हिंदू हैं, वो कहीं न कहीं माइग्रेट करते हैं इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि हिंदू जो हैं टिल्टेड रहते हैं इंडिया की तरफ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है? थर्ड रीज़न क्या है? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको समझना। देखो करप्शन, क्या होता है कि बहुत ही आसानी से उन्हें आईडी मिल जाती है यहाँ पे। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो वोट बैंक होते हैं यहाँ के। वोट बैंक का मतलब यहाँ पे उन्हें जैसे ही आप आईडी दोगे, जो दिलवाएगा जो नेता, उसको वो वोट दे देते हैं। तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी नेता लोग क्या करते हैं? इल्लीगल इमिग्रेशन करवाते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे हिस्टोरिकल, कल्चरल रीज़न्स भी हैं। जैसे 1947 में पार्टीशन हुआ था और 1971 में वॉर के कारण बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था। अब देखो हुआ उससे क्या कि जब 1947 में बहुत ज़्यादा लोग आए ना भारत में, तो
क्योंकि देखो कल्चरल जो था ना वो थोड़ा शेयर्ड था। मतलब देखो आप अगर इंडिया पाकिस्तान में 1947 में आप देखोगे तो लोगों के बीच में जो कल्चर था लगभग लगभग सेम था। तो उससे क्या हो रहा था कि जो डिटेक्ट करना है कि हाँ कौन माइग्रेंट्स है, कौन इलीगल इमिग्रेशन किया हुआ है, ये बहुत ही डिफिकल्ट था। तो हिस्टोरिकल कल्चरल भी रीजन है, ये भी फैक्टर हमें अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगला है सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक। अब देखो क्या करता है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा स्मगलिंग करवाता है। जैसे वो क्या करता है, मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन करवाता है जम्मू कश्मीर तरफ से। मतलब आप बहुत ज़्यादा सुनते भी होगे कि यार यहाँ से इतने लोग आए और इतने लोगों को मार के चले गए, जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ था, वो इलीगल इमिग्रेंट्स ही थे, ठीक है। वो तो टेररिस्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इलीगली माइग्रेट किए हुए थे इंडिया में, है कि नहीं। तो ये कहीं न कहीं क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो सर्विलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, निगरानी जो रखी जा रही है, वो बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विलियंस के करने के लिए, सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी रखना, वो बहुत ही पुअर है, ठीक है? ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। अब देखो की कंसर्न्स क्या है? बात को समझना कि बहुत सारे की कंसर्न्स कंसर्न्स हैं। अब आखिर क्यों भाई ऐसा क्यों हाई पावर्ड मिशन लाया जा रहा है? आखिर ऐसे क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो इसको समझना बहुत आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहले तो यार नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? मेरी बात को समझना। देखो ये जो टेरर लिंक्स हैं और दूसरा कीवर्ड है रेडिकलाइजेशन। टेरर लिंक्स का मतलब क्या हुआ? अच्छे से समझो। इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट ग्रुप के साथ कनेक्शन होना। अगर मान लो कोई कुछ पीपल है, वो धीरे-धीरे करके क्या करें कि टेररिस्ट ग्रुप की मदद करें, पैसे दे करके, उन्हें शेल्टर दें, उन्हें इन्फॉर्मेशन दें, तो यही है टेरर लिंक। वहीं रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेडिकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस एक तरीके से सामने वाले को मैनिपुलेट करना, उसके माइंड को चेंज करना, ताकि वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम आइडियाज में सोचने लगे। जैसे आपको एग्जांपल बड़ा अच्छा यहाँ पे दिया है, एक्सट्रीम ग्रुप्स में एक्सप्लॉइट इलीगल इमिग्रेंट सच एज रोहिंग्या फॉर रिक्रूटमेंट। अब मेरी बात को समझना। देखो जैसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जैसे रोहिंग्या, अब रोहिंग्या क्या है कि ऑफन जो है तो पुअर होते हैं या फिर जॉबलेस होते हैं, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? इन्हें पैसे देते हैं, इन्हें फ़ॉल्स प्रॉमिसेस इनके साथ करते हैं। इनको ऐसा दिखाते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं और इन्हें धीरे-धीरे कन्विंस करते हैं कि आ जाओ भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जॉइन हो जाओ, एक्सट्रीमिस्ट में जॉइन हो जाओ। इसी को कहते हैं हम रेडिकलाइज़ेशन। एक तरीके से इसको कह सकते हो आप ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना इंटू एक्सट्रीम वायलेंट आइडियाज़। एक बार अगर रेडिकलाइज्ड हो गए तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? रिक्रूटमेंट इनका कर सकते हैं, इससे इनसे हम टेरर स्प्रेड करवा सकते हैं, स्मगलिंग करवा सकते हैं, साथ-साथ इनसे कभी-कभार अटैक भी करवा देते हैं, ठीक है? तो ये सब दिक्कतें हैं। अब जो इंडियाज़ जो बॉर्डर है ना, वो स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी फेस करता है, मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड सिक्योरिटी थ्रेट क्या है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड सोशल कोहेशन। दोनों वर्ड को समझ जाओ, एग्ज़ाम्पल अपने आप समझ में आ जाएगा। डेमोग्राफिक शिफ्ट का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है, चाहे रिलीजन के बेसिस में देख लो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस में देख लो, चाहे एथनिसिटी के बेसिस में देख लो, चाहे कल्चर के बेसिस में देख लो। मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन का चेंज होना। अब मेरी बात को समझना। डेमोग्राफिक शिफ्ट बेसिकली ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाना। जैसे वहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे, कुछ दिन बाद पता चला वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है। कैसे हुआ भाई ऐसा? समझ रहे हो? या फिर कहीं पे एक ट्राइबल थे और वहाँ पे इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो गया कि वहाँ पे अब वो ट्राइबल अब खत्म हो रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है? अब इस ये देखो अब मेरी बात को समझना। जैसे जो स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश है ना, जैसे असम, ठीक है? ये असम जो है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। उसने बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज जो है तो एक्सपीरियंस किया है। क्यों? क्योंकि इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे आ गए, ठीक है? तो जो प्रेजेंस है इमिग्रेंट्स की वो क्या कर सकती है, एथनिक और रिलीजियस फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती है। जैसे असमीज की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो सकती है, उसको खतरा है। क्यों? क्योंकि इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से। ये सब चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड था सोशल कोहेशन। सोशल कोहेशन बेसिकली ये है कि अगर मान लो कि दो कम्युनिटीज कितने पीसफुली रह रही हैं, ठीक है। अब जैसे सोशल कोहेजन जैसे आप देखो आसाम में, और अगर वहाँ से इलीगल माइग्रेट आप नॉर्थ ईस्ट में देखते भी रहोगे, ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत रहती है, ठीक है। दंगे फसाद चलते रहते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं ट्राइबल्स।
और वहाँ पे इल्लीगल माइग्रेशंस होते रहते हैं, जिसके कारण उनका कल्चर धीरे-धीरे क्या हो रहा है? गायब-सा हो रहा है, तो इस कारण से वो डरते हैं, ठीक है? तीसरा, अब देखो थर्ड नहीं, अब हमने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कवर कर लिया है। अगला हमारा है सोशियो इकोनॉमिक बर्डन्स। अब इसको समझना। सोशियो इकोनॉमिक बर्डन्स कैसे? जब से सबसे पहले तो यार पब्लिक सर्विस में हमारे स्ट्रेन बढ़ेगा। साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स हम दे रहे हैं उसमें भी ओवर बर्डन होगा। जैसे हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग हो गया, इनको भी देना पड़ेगा। अरे किसको पता चल रहा है कि भाई ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? समझ रहे हो? इनके पास आईडीज वगैरह सब हो जाती हैं। डिस्टॉर्शन इन द लेबर मार्केट। अब इसको समझना, इस पॉइंट को देखो। बेसिकली होता क्या है कि मान लो जो लोग ये जो मतलब लोकल वर्कर्स होते हैं ना, ये कैसे डिस्प्लेस होते हैं, इस चीज से समझना। इसमें देखो देखो बेसिकली दो कीवर्ड है यहाँ पे, डिस्प्लेसिंग लोकल वर्कर्स एंड डिसरप्टिंग वेज स्ट्रक्चर। आप ये दो कीवर्ड भी यूज करोगे ना तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसको समझना पड़ेगा ताकि आप इसको यूज कर पाओ। देखो डिस्प्लेसिंग लोकल वर्कर्स का मतलब है कि माइग्रेंट्स जो होते हैं ना, बहुत ही कम वेज में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब ये बताओ मुझे, अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आप कम दाम वाले को चूज करोगे कि ज़्यादा दाम देने पर काम करवाओगे? सिंपल सी बात है कि आप लोकल्स की बजाय आप इन्हें हायर करोगे। इसका मतलब क्या है कि लोकल पीपल जो होंगे वो क्या करेंगे? जॉब अपनी खो देंगे और उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा वर्क ढूँढना, है कि नहीं? इसके कारण क्या होगा कि क्योंकि अब देखो डिसरप्टिंग वेज स्ट्रक्चर कैसे? क्योंकि ये कम दाम में काम करने के लिए रेडी हैं, तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल वेज रेट है वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? और देखो जो इलीगल सेटलर्स होते हैं वो इनरोच करते हैं ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड्स। अब मेरी बात को समझना। देखो होता क्या है कि जो इलीगल सेटलर्स होते हैं, जो इलीगल माइग्रेशंस हैं, माइग्रेटन इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो, वो क्या करते हैं कि जो उनकी है भी नहीं लैंड, उसको भी वो क्या करते हैं, अपना लेते हैं। अपना मतलब रहने लगते हैं वहाँ पे। वहाँ पे घर बना लेते हैं, अपनी फार्म्स बना लेते हैं। साथ में आपने देखा होगा बहुत सारी कॉलोनीज भी बन जाती हैं। और वहाँ कॉलोनीज कॉलोनीज में आप जाके कभी देखो तो आपको समझ में आएगा कि अरे हम कहाँ आ गए। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हैं। अब देखो बहुत सारे इनिशिएटिव भी लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स। इसमें क्या है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। ये इम्पावर करता है अथॉरिटीज को कि आप डिटेक्ट करिए, फिर डिटेन करिए और फिर डिपोर्ट करिए उन्हें, इलीगल इमिग्रेंट्स को। ठीक है। दूसरा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। आपने देखा होगा इसको अपडेट किया गया है आसाम में, और ये सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में अपडेट हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये सब जो लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं बॉर्डर मैनेजमेंट में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे बॉर्डर की फेंसिंग कराई जा रही है, फ्लड लाइटिंग कराई जा रही है। चाहे आप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में देखो, चाहे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर्स में देखो। कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS। वहाँ हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, रडार्स का यूज कर रहे हैं, सेंसर्स का यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? वहीं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। देखो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बेसिकली वो हैं, ये सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 में आते हैं। ये क्या करते हैं, जो इलीगल इमिग्रेशन और नेशनैलिटी के केसेस हैं उनमें डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, हाँ कौन इलीगल है कौन इलीगल नहीं है। ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है वे फॉरवर्ड पर, कि भाई आखिर चलो ठीक है तुमने इतनी इतनी दिक्कतें बताई, अब बताओ कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यार सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस स्ट्रेंथिंग, हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को अपने मजबूत करना पड़ेगा और स्ट्रेंथिंग करनी पड़ेगी हमें इंटेलिजेंस को। अब देखो कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखो मेरी बात को समझो कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB जिसे हम कहते हैं, BSF हो गई, स्टेट पुलिस हो गई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हो गई, इनको क्या करना पड़ेगा, मिल करके काम करना पड़ेगा, कोई गैप्स नहीं रखने होंगे बीच में। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है। सेकंड है, हमें बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई? हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशल फोर्सेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें पहला है फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिक्योरिटी कैंप्स बनाने पड़ेंगे बोट्स में, ताकि हम क्या करें, रिवर को गार्ड कर सकें। जैसे इंडिया बांग्लादेश रिवर बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे कैसे तुम काम करोगे? वहाँ पे हमें बोट्स में सिक्योरिटी कैंप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सेकंड, हमें यूएवीज का यूज करना पड़ेगा। यूएवीज बेसिकली ड्रोन्स हैं जो कि हमें नाइट में भी काम करे और डे में भी काम करे, डे सर्विलियंस भी दे, नाइट सर्विलियंस भी दे। रिवर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। रिवर मॉनिटरिंग बेसिकली ये है कि हमें पेट्रोलिंग करनी होगी बोट से। ठीक है, ताकि हम स्मगलिंग वगैरह को स्टॉप कर सकें, और जो इलीगल एंट्री है रिवर स्ट्रेचेस से उसको भी हम रोक सकें। ठीक है।
अब नेक्स्ट है यार कि नेशनल रेफ्यूजी लॉ लाओ इनेक्ट करो। अब इंडिया के पास कोई भी ऐसा क्लियर लॉ नहीं है कि वो सेपरेट कर सके जेन्युइन रेफ्यूजीज को फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। देखो रेफ्यूजीज बेसिकली वो हैं कि जो स्केप किए हुए हैं वॉर से, और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो केवल और केवल पैसे और मनी के लिए, मनी और जॉब के लिए आते हैं। तो एक नेशनल रेफ्यूजी लॉ होना चाहिए जो डिसाइड करे कि किसको बचाना है और किसको वापस भेजना है कि नहीं। ये बात बता रहे हैं यहाँ पे, हमें नेशनल रेफ्यूजी लॉ को इनेक्ट करना पड़ेगा। देखो इंडिया जो है ना सिग्नेटरी नहीं है 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का, या फिर उसके 1967 प्रोटोकॉल का, ठीक है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, याद रख लेना डायरेक्टली। अगला है फॉर्मल बायलैटरल रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट। अब इसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है बेसिकली कि हमें उन लोगों को उनकी कंट्री में लीगली वापस भेजना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेबरिंग कंट्रीज के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, ताकि हम इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं उनको आसानी से सेफली उन्हें रिटर्न करा सकें, है कि नहीं। इससे क्या होगा कि माइग्रेंट्स वापस भी चले जाएंगे और एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस से जाएंगे, और वो अपने कंट्री में रीसेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो, बहुत सारे अदर वे फॉरवर्ड भी बताए गए, जैसे हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे एक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है, यूएनएचसीआर, वो सपोर्ट करता है ताकि आप इलीगल इमिग्रेशन को मैनेज कर सको, हमें इसमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए। हमें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करना चाहिए, हमें बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाना चाहिए इलीगल इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज का। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं वे फॉरवर्ड के रूप में। अब देखो कंक्लूड कैसे करोगे, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। जो द हाई पावर डेमोग्राफी मिशन है वो एक टाइमली स्टेप है, ताकि हम काउंटर कर सकें जो बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लम चली आ रही ना, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को। वो एक टाइमली स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इसकी जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करेगी कि यार स्ट्रांग बॉर्डर फेंसिंग हुई है कि नहीं, सर्वेलियंस अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, फॉरेन ट्रिब्यूनल डिसीजंस थोड़ा तेजी से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बायलैटरल रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नेशनल आईडी सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।